बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बीएसएन स्टूडेंट्स। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे और यकीनन ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बेस कर रहा है सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ परसेप्शन के ऊपर। इससे पहले सेकंड सेमेस्टर का जो नर्सिंग प्रोसेस है उसके कंप्लीट लेक्चर जो है वो डिलीवर किए जा चुके हैं और इसके अलावा वैल्यू एंड बिलीव जो है वो भी डिलीवर किया जा चुका है। तो अगर किसी स्टूडेंट को वो नहीं मिल रहा तो वो चैनल के पेज पर जाके आप यूट्यूब पे जाके बीएसएन पाकिस्तान लिखेंगे तो आपके पास चैनल खुल जाएगा और उसकी प्लेलिस्ट में जाके आपको तमाम लेक्चर्स जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के मिल जाएंगे। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनको लेक्चर ढूंढने में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो उसका सबसे बेस्ट वे तो यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो जब अपलोड हो तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले और आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। ठीक है। और अगर अभी भी आप लोगों को वीडियो नहीं मिलती है तो आप क्या करें, आप चैनल के पेज पर चले जाएं, वहां जाके आपको प्लेलिस्ट के अंदर तमाम लेक्चर जो हैं पूरी सीक्वेंस में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम अपना यूनिट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं जो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ परसेप्शन पे बेस करता है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके कंटेंट में पूछे गए हैं। हम वन बाय वन तमाम क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर हम इनको डिस्कस करेंगे सेम लेक्चर में। तो लेक्चर को एंड तक सुनिएगा ताकि आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है रिगार्डिंग लेक्चर तो वो क्लियर हो जाए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन सेल्फ परसेप्शन और सेल्फ कॉन्सेप्ट पैटर्न। आपने सेल्फ परसेप्शन को डिफाइन करना है और सेल्फ कॉन्सेप्ट पैटर्न को भी डिफाइन करना है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ सेल्फ एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि जो आपकी सेल्फ है या जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उनके फंक्शंस क्या होते हैं। थर्ड क्या है, डिस्कस हाउ सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, कि आपकी जैसे जैसे लाइफ आप गुजरती है, जैसे जैसे आप डेवलपमेंटल स्टेजेस को क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, किस तरह से आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, डिस्कस फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है। फिफ्थ हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई पॉसिबल मैनिफेस्टेशंस ऑफ अल्टर्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि अगर किसी इंडिविजुअल का सेल्फ कॉन्सेप्ट अल्टर हो जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्टर्ब है, वो अल्टर्ड है, हमें कौन कौन सी सिम्टम्स उसमें नजर आएंगे। ठीक है, साइन सिम्टम हमें पता चलेंगी, हमें उस पे जो पेशेंट है या जो भी हमारा इंडिविजुअल है हमें उसकी कुछ कंसर्न्स पता चलेंगी तो हमें पता चलेगा कि उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो अल्टर हो चुका है। देन 6 क्या है, अप्लाइड नर्सिंग प्रोसेस फॉर अ पर्सन विद एन अल्टर्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि अगर किसी इंडिविजुअल का सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो अल्टर हो चुका है, वो चेंज हो चुका है, ठीक है, या मैल अडेप्टिव हो चुका है, तो उस पर्सन पे, उस पेशेंट पे, उस इंडिविजुअल पे आप किस तरह से नर्सिंग प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, हम उसको अप्लाई करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 6 क्वेश्चन हैं जिनको हम बेसिकली डील करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डिफाइन सेल्फ परसेप्शन और सेल्फ कॉन्सेप्ट पैटर्न। सेल्फ परसेप्शन अब क्या होती है, द आइडिया दैट यू हैव अबाउट द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, आप खुद को किस तरह से परसीव करते हो, आप खुद किस तरह के इंडिविजुअल हो, अपने बारे में आप क्या सोचते हो, तो वो क्या है, सेल्फ परसेप्शन है। हम परसेप्शन का बेसिकली मीनिंग क्या लेते हैं कि हम सेंस कैसा करते हैं, हम फील कैसा करते हैं, तो वो आइडिया जो हमें बताता है कि हम खुद कैसे हैं या हम अपने बारे में कैसे सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं, हम लूजर हैं, जो भी हम अपने बारे में सोचते हैं वो क्या है, हमारी सेल्फ परसेप्शन होती है। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट इज वंस मेंटल इमेज ऑफ वन सेल्फ। ठीक है, कि किसी का भी मेंटल इमेज है उसकी खुद के ब्रेन में, उसको पता है कि मैं अच्छा हूँ, उसको पता है कि मैं बुरा हूँ, उसको पता है कि मैं इस तरह की सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करता हूँ, मैं कहाँ कहाँ नर्वस होता हूँ, मैं कहाँ ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर बात करता हूँ। सेल्फ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व ऑल द सेल्फ परसेप्शन अपीयरेंसेस। अब जितनी भी परसेप्शन आपकी किसी भी वे से हैं, मतलब आपकी जो सोशल परसेप्शंस हैं, आपकी जो रिलीजियस परसेप्शंस हैं, आपकी जो इंटरनल फियर्स हैं, आपकी स्ट्रेंथ है, जब आप तमाम परसेप्शंस को एक कंबाइंड वे में लेकर सोचेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बनेगा कि आप अपने थ्रू आउट द बॉडी अपने ओवरऑल अपीयरेंस को, अपनी वैल्यूज को, अपने बिलीव्स को एक क्या नाम देते हैं। ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व ऑल द सेल्फ परसेप्शंस, फॉर एग्जांपल अपीयरेंसेस, वैल्यूज, बिलीव दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड आर रेफर्ड टू व्हेन यूजिंग द वर्ड आई एंड मी। ठीक है, ये कब कब हम इस्तेमाल करते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट, जब हमने खुद के बारे में बात करनी होती है कि मैं ऐसा ही करूंगा या मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, तो सेल्फ कंसेप्ट जो है आपका क्या होता है कि जितनी भी तमाम परसेप्शंस हैं उनका एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, देन सेल्फ कॉन्सेप्ट पैटर्न क्या होता है, जिस तरह से हमने पढ़ा था कि वैल्यू बिलीव पैटर्न होता है, हमने एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न पढ़ा था, उसी तरह से क्या है सेल्फ कॉन्सेप्ट पैटर्न, जो गॉर्डन्स 11 फंक्शनल हेल्थ पैटर्न है उनके अंदर एक हेल्थ पैटर्न है उसी तरह से। ठीक है, इट इज फोकस्ड ऑन द पर्सन सेल्फ परसेप्शन, ये किसी भी इंडिविजुअल की सेल्फ परसेप्शन या उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे बेस करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ सेल्फ एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि सेल्फ के फंक्शंस क्या हैं और सेल्फ कॉन्सेप्ट जब किसी का बन जाता है तो सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है।
सेल्फ बेसिकली क्या होता है, आपकी खुद की ज़ात है ना, कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपकी वर्थ क्या है, आप क्या चीज़ हैं, आप क्या कर सकते हैं, कितना इन्फ्लुएंस है आपके अंदर। तो सबसे पहले सेल्फ क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन परफॉर्म करती है। हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन, कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है वो रेलिवेंट है हमारे काम से रिलेटेड या नहीं है, वो हमें काम दे रही है या नहीं दे रही है, हमने उसको ऑर्गेनाइज करना होता है। अगर वो हैपहैज़र्डली आ रही है, रैंडमली आ रही है, हमने उनको ऑर्गेनाइज करना होता है और उनको इंटरप्रेट करके कोई एक रिजल्ट कंक्लूड करना होता है उससे, ठीक है। सेकंड में क्या आता है, मैनेजरियल फंक्शन, रेगुलेट्स आवर बिहेवियर एंड प्लान्स फॉर फ्यूचर, कि जब हमारी सेल्फ डेवलप हो चुकी है, हमें पता चल चुका है कि हम खुद जो है कितने कैपेबल हैं, कितने एलिजिबल हैं, कोई काम हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा, हमारे बिहेवियर रेगुलेट होना शुरू हो जाएंगे। हम अपनी सेल्फ के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर्स को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। और हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करेंगे कि अगर अभी हम इस पॉइंट पर हैं तो फ्यूचर में हमें इस काबिल होना है, हमें इतना कैपेबल बनना है। देन इमोशनल फंक्शंस आते हैं, हेल्प अस टू डिटरमिन आवर इमोशनल रिस्पॉन्सेज। हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज को भी कौन डिसाइड करता है, हमारी सेल्फ डिसाइड करती है। जब हम जो है खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, बहुत ज़्यादा कैपेबल होंगे, ठीक है, तो हम क्या हम करेंगे, हम हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएंगे, ठीक है, कि हम जो है किसी भी कंडीशन में, किसी भी जो हमारे पास इमोशनल सिचुएशन आ जाती है, हम उसको जो है बहुत इजीली कोप कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि सेल्फ कॉन्सेप्ट जब किसी भी इंडिविजुअल का बन जाता है तो उसके बाद क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट हेल्प्स टू एक्सप्लेन बिहेवियर, कि किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है वो इस बात को शो करता है कि उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा बना हुआ है। अगर किसी भी इंडिविजुअल का सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बना हुआ है, वो बहुत ज़्यादा खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंट कंसीडर करता है, सेल्फ स्टीम उसकी अच्छी है, ठीक है, तो क्या करेगा, उसका बिहेवियर भी उसके अकॉर्डिंग होगा, बहुत अच्छा बिहेव करेगा वो हर सिचुएशन में। देन सेकंड हमारे पास आता है सेल्फ कॉन्सेप्ट प्रोवाइड्स अ डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। जब किसी भी इंडिविजुअल को खुद पे इतना कॉन्फिडेंस होगा कि जो भी वो डिसीजन बनाएगा उसमें वो ज़रूर कामयाब होगा, ठीक है, तो क्या करेगा कि उसके डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी, वो सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करना शुरू कर देगा, ठीक है। देन हमारे पास थर्ड में क्या आता है, शेप एक्सपेक्टेशंस फॉर फ्यूचर, ठीक है, कि फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेशंस को बनाना शुरू करेगा वो। जब भी वो डिसीजन बनाएगा, अपने गोल सेट करेगा, तो फिर जब वो उन गोल्स को अचीव करने के बारे में सोचेगा और उनकी आउटकम्स के बारे में सोचेगा, तो क्या होगा, उसकी फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन जो है वो बन रही होंगी। फोर्थ पे क्या है, प्रोवाइड ब्रिजेस फॉर अ पर्सन टू बिकम वंस ओन यूनिक सेल्फ। जब भी कोई इंसान अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करता है, करता चला जाता है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पॉइंट पे जाकर रुक जाते हो, इसमें आगे मुसलसल आप बढ़ते जाते हो, आप खुद में इम्प्रूवमेंट लाते जाते हो, ठीक है। तो जैसे जैसे उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, वैसे वैसे उसकी पर्सनैलिटी जो है वो भी ग्रो करती जाएगी और वो अपने आप में ही एक यूनिक पर्सनैलिटी बन जाएगा। देन फिफ्थ पे क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट सर्व्स एज अ इंटरप्रेटर और ऑर्गेनाइजर ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट सेल्फ इन टू वेज। जब सेल्फ कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो इन्फॉर्मेशन को हम इंटरप्रेट करना अच्छे से सीख लेंगे किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो कितना भी इमोशनल कंडीशन हो, कितनी भी जो है वो मैनेजरियल फंक्शन हो हमारा, ठीक है, तो उसके अंदर हम जो है प्रोसेस बहुत अच्छे से कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को दो तरह से जो है वो ऑर्गेनाइज करता है या इंटरप्रेट करता है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या आता है, सेल्फ वेरिफिकेशन। इसमें पता चलता है हमें कि हम किस पॉइंट पे खड़े हैं, हम कितने कैपेबल हैं, हमारे अंदर कितनी कोपिंग एबिलिटीज है, हम कितना स्ट्राइव कर सकते हैं, कितना ज़्यादा हम स्ट्रगल कर सकते हैं, ठीक है, सेल्फ वेरिफिकेशन आती है। देन सेल्फ इन्हांसमेंट आती है, जब हमें पता चल जाता है कि हम खुद किस पॉइंट पर खड़े हैं, तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हम किस तरह से ला सकते हैं, हमारे अंदर सेल्फ इन्हांसमेंट की एबिलिटीज हैं या नहीं है, हम वेलनेस की तरफ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन स्टेप पर सेल्फ कॉन्सेप्ट के। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट के चार कंपोनेंट होते हैं बेसिकली। उसमें पहला वाला हमारे पास क्या आता है, पर्सनल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी क्या है कि आपकी खुद की पहचान क्या है, आप खुद को किस जगह पे खड़ा हो पाते हो। देन बॉडी इमेज है, बॉडी इमेज का क्या मतलब है, फिजिकली आप अपने आप को किस तरह से फील करते हो, कि फिजिकली आप स्ट्रांग हो या वीक हो। देन रोल परफॉर्मेंस आती है, रोल परफॉर्मेंस में क्या आता है कि आप अपने रोल्स को किस हद तक जो है सीरियस लेते हो और किस हद तक अपने रोल्स को आप परफॉर्म कर पाते हो। जितने लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आप उनके तमाम कामों पे पूरे उतर रहे हो या नहीं उतर रहे हो, ठीक है। देन सेल्फ स्टीम आती है कि आप खुद को किस जगह पर खड़ा हुआ पाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आपकी खुद की वर्थ क्या है अपने बारे में, ठीक है।
अब पर्सनल आइडेंटिटी क्या है? पर्सनल आइडेंटिटी इज द कॉन्शियस सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड यूनिकनेस ऑफ दैट इज कॉन्टिन्यूअली इवॉल्विंग थ्रू आउट द लाइफ। कि आपकी आइडेंटिटी थ्रू आउट द लाइफ बदलती रहती है, आपके खुद के बारे में जो आपकी सोच है। पर्सनल आइडेंटिटी आल्सो इंक्लूड बिलीव्स एंड वैल्यूज, पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर। इज द पर्सन इज आउटस्पोकन, बोल्ड, फ्रेंडली, रिजर्व, जेनरस और सेल्फिश। पर्सनल आइडेंटिटी यही है ना कि कोई इंडिविजुअल जो है वो आउटस्पोकन है, वो बहुत बोल्ड है, वो फ्रेंडली है, वो रिजर्व रहता है, या वो जो है जेनरस है, बहुत ज़्यादा दूसरों की हेल्प करता है, या वो सेल्फिश है। देन बॉडी इमेज आती है। द इमेज ऑफ फिजिकल सेल्फ इज हाउ पर्सन परसीव्स द साइज, अपीयरेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट। अब देखिए अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ओबीस है तो क्या होगा, उसका बॉडी इमेज थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। अगर किसी पर्सन की कोई एम्पुटेशन सर्जरी हुई है, मतलब उसकी बॉडी का कोई एक पार्ट हमें रिमूव करना पड़ा है, तो उसका बॉडी इमेज डिस्टर्ब होगा। लेकिन अगर कोई फिजिकली हेल्दी है, फिट है, तो क्या होगा, उसका बॉडी इमेज इंप्रूव होगा, जिसकी वजह से उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो इम्प्रूव्ड होगा। देन रोल परफॉर्मेंस आती है, थर्ड जो हमारे पास कॉम्पोनेंट है सेल्फ कॉन्सेप्ट का। रोल परफॉर्मेंस इज हाउ अ पर्सन इन अ पर्टिकुलर रोल बिहेव इन कंपैरिजन टू बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ दैट रोल। कि जो बिहेवियर आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर, उस सिचुएशन में आप एक्चुअली किस तरह से बिहेव करते हो। ठीक है, तो पहले उसमें आपके पास आता है रोल मास्टरी। रोल मास्टरी का मतलब है कि कोई भी पर्सन जो है वो एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है, जितनी भी बिहेवियर एक्सपेक्टेशंस उससे हम लगा रहे हैं उनको वो मीट कर रहा है, इतना अच्छा वो रोल परफॉर्म कर रहा है। देन आता है रोल डेवलपमेंट। रोल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उसका रोल अभी भी डेवलप कर रहा है, मतलब वो काम करना सीख रहा है। इन्वॉल्व सोशलाइजेशन इनटू अ पर्टिकुलर रोल, कि कोई भी इंडिविजुअल अभी अभी इवॉल्व कर रहा है, काम करना शुरू किया, वो इन्वॉल्व हुआ है उसके अंदर। ठीक है, रोल एम्बिग्विटी क्या होती है कि किसी भी इंडिविजुअल को पता नहीं है कि उसने क्या करना है। रोल एम्बिग्विटी अकर्स व्हेन एक्सपेक्टेशंस आर अनक्लियर। जब किसी को पता ही नहीं है कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो क्या होगा, उसका रोल एम्बिग्विटी हो जाएगी। एंड पीपल डू नॉट नो हाउ टू डू इट एंड आर अनएबल टू प्रेडिक्ट द रिएक्शन ऑफ अदर्स टू देयर बिहेवियर्स। लोगों को किसी बारे में कुछ भी नहीं पता, हर तरफ अनक्लैरिटी है, बिहेवियर के बारे में, एक्सपेक्टेशंस के बारे में, इवन जो आप रोल परफॉर्म करोगे उसके रिएक्शंस के बारे में भी। Then role strain आती है। Role strain are condition when people feel that they are inadequate or unsuited to a role. रोल स्ट्रेन कब आएगी, जब आपको पता है कि आप किसी रोल के लिए सूटेबल नहीं हो और आपको फिर भी वो रोल दिया जा रहा है। जैसे आपको पता है कि अगर कुछ मैथ का स्टूडेंट हो, हम उसको जबरदस्ती बायो पढ़ाने लग जाएं तो क्या होगा, रोल स्ट्रेन आएगा, उसके अंदर वो बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। ठीक है, रोल कन्फ्लिक्ट क्या होता है? रोल कन्फ्लिक्ट अराइज फ्रॉम अपोजिंग और इनकम्पैटिबल एक्सपेक्टेशंस। तो रोल कन्फ्लिक्ट वहां पे अराइज होता है जहां पे कोई इनकम्पैटिबल एक्सपेक्टेशन लगा ली जाती है, जिनकी कोई रियलिटी में नहीं है, जो हम समझते हैं कि जिनको अचीव करना नामुमकिन है। ठीक है, देन फोर्थ कंपोनेंट हमारे पास में क्या आता है, सेल्फ स्टीम आती है। सेल्फ स्टीम इज वंस जजमेंट ऑफ वंस ओन वर्थ, किसी की खुद की वर्थ क्या है उसकी खुद की नजरों में। दैट इज हाउ दैट पर्सन स्टैंडर्ड एंड परफॉर्मेंस कंपेयर टू अदर स्टैंडर्ड्स एंड टू वंस आइडियल सेल्फ। अब देखिए कि किसी भी इंडिविजुअल का कोई जो स्टैंडर्ड उसने खुद सेट किया है, या कोई स्टैंडर्ड दूसरे लोगों ने सेट किया है उसके रोल के, उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, तो क्या वो उन स्टैंडर्ड से मीट कर पाता है जो दूसरे लोगों ने सेट किए हैं, और क्या वो उन स्टैंडर्ड से भी मीट कर पाता है जो खुद की उसकी आइडियल सेल्फ में उसने खुद सेट किए हुए हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्फ स्टीम। ग्लोबल सेल्फ स्टीम इज हाउ मच वन लाइक्स वन सेल्फ एज अ होल, कि कोई भी इंडिविजुअल खुद को एज अ होल कितना ज्यादा पसंद करता है। देन स्पेसिफिक सेल्फ स्टीम क्या आती है, हाउ मच वन अप्रूव्स ऑफ अ सर्टेन पार्ट ऑफ वन सेल्फ, कि हम अपनी होल में से किसी एक पार्ट को कितना ज्यादा पसंद करते हैं, हमारी कोई एक खूबी हमें कितनी ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डिस्कस हाउ सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, कि सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्रू आउट द लाइफ स्पैन किस तरह से डेवलप करता है। अ पर्सन इज नॉट बॉर्न विद अ सेल्फ कॉन्सेप्ट, किसी भी इंडिविजुअल के पैदा होते तो नहीं ना उसके अंदर सेल्फ कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ होता। रादर इट डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन विद अदर। जैसे जैसे हम सोशल होते हैं, हमारी सोसाइटी के साथ हमारे इंटरेक्शन बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमें पता चलता है कि हमारी सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, और कौन कौन से स्टैंडर्ड जो है सोसाइटी ने सेट किए हुए हैं, स्टैंडर्ड या नॉर्म सेट किए हुए हैं या वैल्यू सेट की हुई है, हम उनके अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई करते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम उनके अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई करते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट एक बनना शुरू हो जाता है कि क्या हम उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और अगर हम मीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम किस हद तक मीट कर पाएंगे उनको, और अगर हम मीट नहीं करना चाहते हैं तो हमने कौन से स्टैंडर्ड जैसे खुद के लिए सेट करने हैं जिनको हम मीट करेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ वंस ओन सेल्फ कॉन्सेप्ट कंसिस्ट ऑफ 3 ब्रॉड स्टेप।
अब पहला स्टेप क्या है, द इन्फेंट लर्न दैट फिजिकल सेल्फ इज सेपरेट एंड डिफरेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। छोटा बच्चा जो होता है ना 1 साल से पहले, उसको शुरू शुरू में ये लगता है 2-3 महीने तक कि मैं जो हूँ इस पूरे इन्वायरमेंट का एक पार्ट हूँ, मैं सेपरेट नहीं हूँ इससे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करता है, वो अपनी फिजिकल सेल्फ को रिकॉग्नाइज करना शुरू करता है कि मैं जो हूँ इस इन्वायरमेंट से एक अलग चीज हूँ, मेरा एक जो है वो वजूद है। देन सेकंड में क्या आता है, द चाइल्ड इंटरनलाइजेस अदर्स एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ। फिर सेकंड में क्या होता है, बच्चा देखता है कि दूसरे लोग मुझसे किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, देन थर्ड हमारे पास स्टेप क्या आता है, द चाइल्ड एंड अडल्ट इंटरनलाइजेस द स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी। फिर हम जो है सोसाइटी के स्टैंडर्ड देखते हैं, सोसाइटी ने क्या स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं और उनको मीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपके पास 8 स्टेजेस दिए हुए हैं, ये एरिक एरिक्सन ने दिए थे 8 स्टेजेस। ठीक है, हम वन बाय वन इन तमाम स्टेजेस को देखते हैं कि एक इंडिविजुअल थ्रू आउट द लाइफ स्पैन किस फेज में से गुजरता है और वहां पे उसके करने के लिए कौन कौन से टास्क होते हैं और वो कैसे करेगा, तो कौन सा टास्क अचीव करेगा और वो टास्क जो है अगर वो अचीव करेगा तो उसकी पर्सनैलिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो फर्स्ट हमारे पास इन्फेंसी से हम स्टार्ट करते हैं, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आता है। ठीक है, कि या तो वो बिलीव करेगा, ट्रस्ट करेगा दूसरे पर, या वो मिसट्रस्ट डेवलप कर लेगा। ठीक है, आगे चल के हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। देन हमारे पास सेकंड पे क्या आता है, अर्ली चाइल्डहुड में ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट आता है। ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है, खुद मुख्तारी, कि कोई इंडिविजुअल अपना काम खुद से कर सकता है या नहीं कर सकता है। देन शेम एंड डाउट आता है। ठीक है, अब देखिए ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में यहाँ पे फीडर आपको दिखाया हुआ है, बॉटल दिखाई हुई जो है मिल्क बॉटल, क्यों दिखाई हुई है कि अगर आप किसी बच्चे को इन्फेंसी में उसकी जो बुनियादी जरूरतें अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो बच्चा ट्रस्ट डेवलप करेगा कि मेरा इर्द गिर्द जो इतना भी इन्वायरमेंट है वो सारा ट्रस्ट वर्दी है, और अगर नहीं दोगे तो वो मिसट्रस्ट बिल्डअप कर लेगा। अर्ली चाइल्डहुड में टॉयलेट दिखाया हुआ है, क्यों, क्योंकि बच्चा टॉयलेट ट्रेंड होता है इस एज में। तो अगर इस एज में हम जो है बच्चे को ऑटोनॉमी देंगे, उसको खुद मुख्तारी देंगे, तो क्या होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, अदरवाइज वो शेम एंड डाउट में चला जाएगा। देन प्री स्कूल में आता है, प्री स्कूल में बच्चे हर चीज के बारे में सवाल पूछते हैं। ठीक है, वो कुछ नया करना चाहते हैं, चीजों को तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, नहीं भी जोड़ पाते हैं, उठाकर फेंकते हैं। तो अगर हम उनको ऐसा करने देंगे तो क्या होगा, इनिशिएटिव बिल्डअप होगा उनके अंदर। अदरवाइज अगर हम उनको टोक देंगे, उनको मना कर देंगे, डांट देंगे, तो क्या होगा, गिल्ट में आ जाएंगे कि हमने शायद कोई नुकसान कर दिया है। देन स्कूल एज आ जाएगी, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। स्कूल एज में बच्चों को मोस्टली प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, एक्सरसाइजेस मिलती है सॉल्व करने के लिए। तो अगर उस एज में बच्चे अच्छे से कोप कर पाते हैं, वो प्रोजेक्ट अपने सॉल्व कर पाते हैं, हम उनको इतना कॉन्फिडेंस देते हैं, हम उनको आगे लेकर आते हैं, तो उनके अंदर इंडस्ट्री बिल्डअप होती है। मतलब कि वो खुद को किसी काबिल समझते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट कर पाएंगे तो हम जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो अच्छी मेंटेन कर पाएंगे क्लास के अंदर। अदरवाइज वो क्या होगा, वो इंफीरियर फील करेंगे खुद को दूसरों से। देन एडोलेसेंस आती, जो कि बहुत ही क्रिटिकल फेज है हमारी पूरी लाइफ का। उसके अंदर बहुत ज्यादा हमारे जो हमारे सामने सर्कमस्टांसेस बहुत ज्यादा अल्टर कर रहे होते हैं, फिजिकली भी बहुत ज्यादा चेंज हो रही होती है, साइकोलॉजिकली भी सिचुएशन बहुत बदल रही होती है। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इस एज में जाके इंडिविजुअल को पता चलता है कि मैंने जो है वो क्या काम करना है, मैं किस लिए पैदा किया गया हूँ, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। ठीक है, तो अगर तो उसको अपनी लाइफ का पर्पस मिल जाता है, कोई एक स्पेसिफिक जो है उसको रोल मिल जाता है कि मैंने ये काम करना है, मैंने ये स्टडी करना है, तो आइडेंटिटी होगी। अदरवाइज उसका रोल कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, देन यंग एडल्टहुड में क्या आता है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, की ये वो एज है जिसमें शादी हो जानी चाहिए। ठीक है, और या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाना चाहिए जो कि इंटीमेट रिलेशनशिप हो। तो अडल्टहुड में क्या है कि अगर इंटीमेसी हो जाती है तो क्या होगा कि एक नॉर्मल लाइफ का साइकिल चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आइसोलेशन है तो वो क्या है कि वो उस साइकिल से, उस स्टैंडर्ड से हट गया जो सोसाइटी ने सेट किया था। देन मिडिल एडल्टहुड में क्या आता है, ये वो एज है जिसमें मोस्टली आप लोगों के पेरेंट्स होंगे। कि जनरेटिविटी वर्सेस स्टेगनेशन, कि अगर तो औलाद हो गई है, उन लोगों को वो ब्रॉट अप कर रहे हैं, उन लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल किसी के अगर बच्चे नहीं, तो उनकी लाइफ क्या है, स्टिल होगी, एक जगह पे स्टेगनेंट हो गई है। देन मेच्योरिटी या ओल्डर एडल्टहुड आता है, तो उसके अंदर क्या है, ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ग्लास क्यों दिखाया गया, मिरर क्यों दिखाया गया, कि आप अपनी पिछली लाइफ में जाके सोचते हैं, देखते हैं कि आपने पिछली लाइफ में क्या किया है। अगर तो आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए कि जो जो सोसाइटी ने आपसे एक्सपेक्ट किया, आपने वो सब कुछ किया, जो आपने खुद के स्टैंडर्ड सेट किए थे, आप उन सबको अचीव कर पाए हैं, जो डेस्टिनेशन आपने तय की थी कि आपने लाइफ में उनको अचीव करना है, वो आप अचीव कर पाएंगे, तो आप क्या होंगे, इंटेग्रिटी होगी आपके अंदर। ठीक है, अदरवाइज आप जो है वो डेस्पेयर में होंगे, आप मायूस होकर बैठे होंगे कि मेरी लाइफ पूरी वेस्ट चली गई है। ठीक है,
देन वही स्टेजेस हमारे पास हैं और ये हमारे पास में क्या है, थोड़ी सी डिटेल के साथ दी हुई है, तो हमने इनको पढ़ लेना है। एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, इन स्टेजेस को बच्चों बहुत 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 अच्छे से याद करना आप लोगों ने। मैंने 3 दफ़ा बहुत पे इतना जोर इसलिए दिया है कि ये आप लोगों ने बीएसएन के ऑलमोस्ट 4 सालों में बार बार किसी न किसी तरह से एरिक्सन की स्टेजेस आपके पास आएंगी ही आएंगी। पेपर में पूछी जा सकती हैं आपसे जो है वो स्टैंडअप्स वगैरह में आपके, तो आप लोगों ने इनको एक दफ़ा ही अच्छे से रट लो ताकि बार बार आप लोगों को याद न करनी पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आती है। और इस स्टेज में होता क्या है बेसिकली, if needs are dependably met, infant develop a sense of basic trust, कि अगर उसकी नीड्स हम पूरी करेंगे तो उसके अंदर ट्रस्ट बिल्डअप होगा। सेकंड में क्या है, autonomy versus shame and doubt, toddler learn to exercise will and do things for themselves, कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं। अगर हमको करने दिया जाए तो क्या होगा, ऑटोनॉमी बिल्डअप होगी, और अगर नहीं करने दिया जाएगा तो डाउट करेंगे अपनी एबिलिटीज को। देन इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट आता है। प्री स्कूलर लर्न टू इनिशिएट टास्क एंड कैरी आउट प्लान्स और दे फील गिल्टी अबाउट एफर्ट टू बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, वो क्या करते हैं, टास्क को इनिशिएट करते हैं और उनको पूरा करते हैं। अगर हम उनको नहीं करने देंगे, जैसे बच्चे अपने कपड़े बदलना शुरू करते हैं, अगर हम उनको करने देंगे चाहे वो जितने भी मुश्किल से उनको करने पड़े, वो मुश्किल से करेंगे, खुद करेंगे, तो उनके अंदर ऑटोनॉमी बिल्डअप होगी। ठीक है, और वो इनिशिएटिव होंगे। लेकिन अगर हम उनको नहीं करने देंगे तो क्या होगा, वो गिल्ट में चले जाएंगे। देन इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी आती है। चिल्ड्रन लर्न टू प्लेयर ऑफ अप्लाइंग देमसेल्फ टू टास्क, कि वो टास्क करने में खुशी महसूस करते हैं, और दे फील इंफीरियर, और अगर हम उनको नहीं करने देंगे तो वो इंफीरियर फील करेंगे। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन जो एडोलेसेंस में आता है। Teenagers work at refining a sense of self by testing roles and then integrating them to form a single identity. वो खुद की एक पहचान बनाना चाहते हैं, तो अगर वो खुद की एक पहचान बना लेंगे तो आइडेंटिटी हो जाएगी उनकी। और अगर वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो क्या है, उनका पर्पस क्या है, उन्हें लाइफ में क्या करना था, तो रोल कंफ्यूजन होगी। देन 6 पे आता है जो कि एडल्टहुड में आता है। उसमें क्या है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है। यंग एडल्ट स्ट्रगल टू फॉर्म क्लोज रिलेशनशिप एंड टू गेन द कैपेसिटी फॉर इंटीमेट लव, और दे फील सोशली आइसोलेटेड, कि अगर उनका कोई इंटीमेट रिलेशनशिप बन गया है तो वो क्या होगा कि वो खुद में कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि वो जो है किसी काबिल थे। अदरवाइज वो आइसोलेटेड हो जाएंगे, जो कि नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। देन 7 पे क्या आता है, मिडिल एडल्टहुड में जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन आती है। द मिडिल एज डिस्कवर अ सेंस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड यूजुअली थ्रू फैमिली एंड वर्क, कि वो अपनी फैमिली पे ध्यान देते हैं, अपना घर बनाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ आ जाती है ना इसके अंदर। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, लैक ऑफ पर्पस उनको होगा, कि हमारी जिंदगी का तो कोई मकसद नहीं है, हम किसके लिए कमा रहे हैं, हम किसके लिए जिंदा हैं। ठीक है, देन इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर जो कि ओल्डर एडल्टहुड में आता है। व्हेन रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज और हर लाइफ द ओल्डर एडल्ट में फील अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि जब भी वो अपनी लाइफ के बारे में सोचेगा, प्रीवियस लाइफ के बारे में, तो उसको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है या फेलियर मिलता है। ये डिपेंड करता है कि उसने अपनी लाइफ में क्या क्या कुछ किया है, और अगर उसने अच्छा किया होगा तो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगी, और अदरवाइज उसको डिस्पेयर होगा, मायूसी होगी। देन क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, डिस्कस फैक्टर दैट कैन अफेक्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट। कौन कौन से फैक्टर है जो सेल्फ कॉन्सेप्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, कि हम किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में खड़े हुए हैं। अगर तो बहुत ही छोटे हैं तो सेल्फ कॉन्सेप्ट अभी इंप्रूव होना है। देन सेकंड आता है फैमिली एंड कल्चर, कि आपकी फैमिली और कल्चर इस चीज पे कितना इंसिस्ट करता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। स्ट्रेसर्स आते हैं, रिसोर्सेज आते हैं, हिस्ट्री ऑफ सक्सेस और फेलियर्स आते हैं, एंड इलनेस है। हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते हैं। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, एज इंडिविजुअल डेवलप द कंडीशन दैट अफेक्ट द सेल्फ कॉन्सेप्ट आल्सो चेंज। For example, an infant require a supportive and caring environment, whereas a child require freedom to explore and learn. Older adult self-concept is based on their experiences in progressing through life stages. अब देखें कि छोटा बच्चा जो है उसकी सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, कि उसको सपोर्ट चाहिए दूसरों की। लेकिन जो उससे थोड़ा बड़ा बच्चा, टोडलर जो आ गया, वो उससे क्या है, फ्रीडम चाहिए, उसको खुला छोड़ दिया जाए, कि उसको चीज़ों को हाथ लगाने दिया जाए, चीज़ों को पकड़ने दिया जाए, वो जिस तरह करता है उसे करने दिया जाए। ठीक है, तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे भी डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे हो, उस हिसाब से आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। फैमिली एंड कल्चर आता है नेक्स्ट। A young child values are highly influenced by family and culture. Later on, peer influence the child and thereby affect the sense of self. ये सबसे पहले तो बच्चे की कौन कौन इन्फ्लुएंस करता है, उसकी फैमिली और उसका कल्चर जो है उसकी वैल्यूज को, उसके बिलीव्स को, उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट को इन्फ्लुएंस करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके पीयर जो है, उसके दोस्त जो है वो अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड मे रियलाइज दैट हिज पेरेंट एक्सपेक्ट दैट ही विल नॉट ड्रिंक अल्कोहल एंड विल स्पेंड वीकेंड विद देम।
कि पेरेंट्स जो है, बच्चा सोचता है कि उसके पेरेंट्स उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो है अल्कोहल नहीं लेगा, वो ड्रिंक नहीं करेगा और वो वीकेंड उनके साथ गुजारेगा। एट द सेम टाइम हिज पेयर ड्रिंक अल्कोहल एंड एनकरेज हिम टू स्पेंड वीकेंड विद देम। कि उसके जो पेयर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि वो ड्रिंक करेगा उनके साथ में, ठीक है, वीकेंड उनके साथ गुजारेगा। तो किसी भी इंडिविजुअल पे उसकी फैमिली और उसका कल्चर जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि उसे क्या करना है। देन हमारे पास स्ट्रेसेस आते हैं। स्ट्रेसेस क्या है कि वो फैक्टर्स हैं जो कि हमें परेशानी दिला रहे होते हैं। स्ट्रेसेस कैन स्ट्रेंथन सेल्फ कांसेप्ट इफ इंडिविजुअल कोप सक्सेसफुली विद प्रॉब्लम्स। कि अगर कोई भी इंडिविजुअल सक्सेसफुली किसी भी प्रॉब्लम से कोप कर जाता है तो क्या होगा कि उसका सेल्फ कांसेप्ट जो है वो स्ट्रेंथन होगा। उसे पता चल जाएगा कि मैं अगर अच्छे से कोप कर पाता हूँ, मैं स्ट्रेस को बर्दाश्त कर लेता हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि मैं इस कंडीशन से, इस सिचुएशन से आराम से निकल जाऊंगा। तो क्या है, उसका सेल्फ कांसेप्ट क्या हुआ, स्ट्रांग हुआ। On the other hand, overwhelming stresses can cause maladaptive responses, causing substance abuse, withdrawal and anxiety. कि जब maladaptive responses आएंगे, कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस आ गए, बहुत परेशानी आई, किसी इंडिविजुअल पे इतनी परेशानी आ गई जितनी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है, तो क्या होगा, वो सब्सटेंस अब्यूज की तरफ जाएगा। वो ऐसे रास्तों की तरफ जाएगा जिन्हें हम चोर दरवाजे बोलते हैं। वो उस परेशानी से निकलने के लिए चोर दरवाजे ढूंढेगा, वो सब्सटेंस अब्यूज करेगा, वो विथड्रॉल करेगा, एंजाइटी में चला जाएगा। मोस्ट कॉमन स्ट्रेसेस आर आइडेंटिटी स्ट्रेसेस। फॉर एग्जांपल कि किसी भी इंडिविजुअल की फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आ गए हैं, ठीक है, उसकी सेंसरी या मेंटल एबिलिटीज जो है वो डिक्लाइन करना शुरू हो गई हैं, या उसने कोई आइडियल सेल्फ कंसेप्ट इस तरह का बनाया कि वो अनरियलिस्टिक है, उसको अचीव करना ही नामुमकिन है। तो क्या होगा, आइडेंटिटी स्ट्रेसर्स आएंगे। कोई भी इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करेगा। देन बॉडी इमेज स्ट्रेसेस, वही जो चार हम पीछे कंपोनेंट्स पढ़ के आए थे ना सेल्फ कॉन्सेप्ट के, उन चारों के अंदर अगर प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा, स्ट्रेसेस अगर आएंगे तो सेल्फ कॉन्सेप्ट भी डिस्टर्ब होगा। बॉडी इमेज स्ट्रेसेस के अंदर क्या आएगा, लॉस ऑफ बॉडी पार्ट्स, बॉडी का कोई पार्ट लॉस हो गया, एम्पुटेशन हो गई, बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब हो गया स्ट्रोक की वजह से, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी, लोअर बॉडी पैरालाइज हो गई, डिसफिगरमेंट होगी ड्यू टू प्रेगनेंसी या सवियर बर्न। तो क्या होगा, बॉडी इमेज स्ट्रेसेस आएंगे। रोल स्ट्रेसेस क्या आएंगे, लॉस ऑफ पेरेंट, कि अगर जो पेरेंट किसी की डेथ हो गई है तो क्या जो रोल पहले पेरेंट परफॉर्म कर रहे थे वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। स्पाउस की डेथ हो गई है, बच्चों की डेथ हो गई है, जॉब चली गई है, डिवोर्स हो गई है, अनक्लियर रोल एक्सपेक्टेशंस है, तो क्या होगा, रोल स्ट्रेसेस आएंगे। सेल्फ स्टीम स्ट्रेसेस क्या आएंगे, लैक ऑफ पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम सिग्निफिकेंट अदर्स, कि जब आपको आपकी वर्थ के बारे में, आपकी जो कंडीशन के बारे में, आपके काम के बारे में कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा, कोई आपको प्रेज नहीं करेगा, तारीफ नहीं करेगा आपकी, आपको पॉजिटिव फीडबैक नहीं देगा, या आप बार बार फेल हो जाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी सेल्फ स्टीम जो है वो डिस्टर्ब होगी और वहां पे स्ट्रेसेस आएंगे जो कि आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट को डिस्टर्ब करेंगे। देन फोर्थ पे हमारे पास रिसोर्सेज आता है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, कि आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को इंक्रीज करने के लिए, इनहांस करने के लिए क्या है, आपके कुछ रिसोर्सेज होने चाहिए। इंटरनल रिसोर्सेज में आपकी कॉन्फिडेंस आता है, कि कॉन्फिडेंस अगर ज्यादा होगा तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी अच्छा होगा, वैल्यूज और बिलीव्स आपके अच्छे होंगे तो सेल्फ कॉन्सेप्ट भी अच्छा होगा। एक्सटर्नल में क्या है, सपोर्ट नेटवर्क। सपोर्ट नेटवर्क होता है आपके इर्द गिर्द के लोग, आपकी फैमिली, आपके पेयर ग्रुप, आपका कल्चर, आपको सोसाइटी आपको किस हद तक सपोर्ट करती है। सफिशिएंट फाइनेंसेस होने चाहिए आपके पास, मतलब आपके पास फाइनेंशियल जो है वो सपोर्ट होनी चाहिए, एंड ऑर्गेनाइजेशंस, और आपके पास ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ग्रूम करें। यूजुअली द ग्रेटर नंबर ऑफ रिसोर्सेज अ पर्सन हैज, द मोर पॉजिटिव द इफेक्ट ऑन द सेल्फ कॉन्सेप्ट। जितने ज्यादा रिसोर्सेज होंगे उतनी ही ज्यादा सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो इम्प्रूव करेगा। हिस्ट्री ऑफ सक्सेस एंड फेलियर्स, अगर किसी की फेलियर की हिस्ट्री है, ठीक है, तो वो खुद को फेलियर के तौर पे देखें। जब किसी की हिस्ट्री जो है उसमें सक्सेस है तो वो खुद को सक्सेसफुल ही देखेंगे और उनका पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा। देन इलनेस आती है। इलनेस और ट्रॉमा जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है सेल्फ कॉन्सेप्ट को। वो इंडिविजुअल जिसकी एम्पुटेशन हो चुकी है वो खुद को लेस अट्रैक्टिव फील करेगा और लेस यूजफुल फील करेगा दूसरों के लिए। जब वो खुद को लेस यूजफुल फील करेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। देन हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, आइडेंटिफाई पॉसिबल मैनिफेस्टेशंस ऑफ ऑल्टर्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि अगर किसी का सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो ऑल्टर हुआ है तो क्या क्या मैनिफेस्टेशंस वो इंडिविजुअल शो करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर किसी का सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, वो लूज कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तो क्या होगा, अवॉइड्स आई कॉन्टेक्ट, वो आपसे नजरें नहीं मिलाएगा। स्टूप्स इन पोस्चर एंड मूव्स स्लोली,
वो झुका हुआ चलेगा, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा। इज पुअरली ग्रूम्ड एंड हैज मेसी अपीयरेंस, बहुत ज्यादा उसकी मेसी अपीयरेंस होगी, मतलब उसके बाल बिखरे होंगे, उसके कपड़े जो हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, ठीक है। देन इज हेजिटेंट और हॉल्टिंग इन स्पीच, की बात करने में वो या तो रुक रुक के बात करेगा या वो झिझकेगा बात करने में। ओवरली क्रिटिसाइज वन सेल्फ, वो खुद को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता है। तो अगर कोई इंडिविजुअल आपके सामने इस तरह का मिलता है जो इस तरह के सिम्टम्स शो कर रहा है, तो उसका मतलब है कि उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो ऑल्टर हो चुका है। देन अनएबल टू एक्सेप्ट पॉजिटिव रिमार्क्स अबाउट सेल्फ, वो खुद के बारे में पॉजिटिव रिमार्क्स लेगा ही नहीं, मतलब उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि वो खुद को तो कुछ समझ ही नहीं रहा, जबकि दूसरे भी अगर उसकी तारीफ कर रहे हैं तो वो भी उसको अच्छी नहीं लग रही है, उसको लग रहा है कि सब लोग फेक जो है वो दे रहे हैं मुझे रिमार्क्स। अपोलोजाइजेस फ्रीक्वेंटली, बहुत ज्यादा अपोलोजाइज करेगा, माफी मांगेगा। वर्बलाइजेस फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड पावरलेसनेस, वो खुद को बहुत ज्यादा होपलेस फील करेगा, पावरलेसनेस फील करेगा, और इनके बारे में दूसरे लोगों से बातें करेगा कि यार ये मुझसे नहीं हो रहा है, मैं बहुत वीक हूँ, मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, मुझसे काम नहीं होते हैं, ठीक है, या मेरे बस से बाहर है ये सब कुछ, ठीक है। डिस्टर्ब रिलेशनशिप, उसके रिलेशनशिप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। पोस्टपोनिंग डिसीजन, अगर हम उसे कहेंगे कि वो इसी वक्त डिसीजन करे तो वो क्या करेगा, वो कहेगा नहीं मैंने अभी नहीं करना, मैं कुछ अरसे के बाद करूंगा, वो डिसीजन को पोस्टपोन कर रहा है। डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस, उसका थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब होगा, होपलेसनेस होगी, पावरलेसनेस होगी, सोशल आइसोलेशन होगी, वो सोसाइटी की उन कंडीशंस को, उन लोगों को फेस ही नहीं करना चाहेगा जहां पे जाके उसकी सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में कहीं पे बात होना हो। देन स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस, कि स्पिरिचुअली भी वो डिस्ट्रेस होगा, उसको लगेगा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मेरे ऊपर शायद जो अल्लाह है वो भी रहम करे, ठीक है। मतलब हर तरह से वो खुद को एक तरह से एक सर्कल के अंदर ले आया जिसके बाहर उसने मूव ही नहीं करना। उससे बाहर निकल के उसने ना तो कोई काम परफॉर्म करना है, ना उसने किसी से बात करनी है, ना उसने अपने बारे में कुछ अच्छा बोलना है, ना अपने बारे में कुछ अच्छा सुनना है उसने, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या आता है, अप्लाई नर्सिंग प्रोसेस फॉर अ पर्सन विद एन अल्टर्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट, क्योंकि किसी इंडिविजुअल का सेल्फ कॉन्सेप्ट अल्टर कर चुका है तो हमने नर्सिंग प्रोसेस अप्लाई करना है उसके ऊपर। तो नर्सिंग प्रोसेस के अंदर एड पाई के 5 स्टेजेस आते हैं, असेसिंग, डायग्नोजिंग, प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग। तो असेसिंग में क्या होगा, अ थॉरो असेसमेंट शुड इंक्लूड अ साइकोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ अ क्लाइंट एंड अ फैमिली एंड अ सपोर्ट पर्सन व्हिच प्रोवाइड क्लूज टू एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम दैट मे एग्जिस्ट। हम या तो उस इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल असेसमेंट करें या फिर हम उसके सपोर्ट पर्सन या उसकी फैमिली से पूछें कि कोई एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम है जो एग्जिस्ट कर सकती हैं जिसकी वजह से इसका सेल्फ कॉन्सेप्ट अल्टर हुआ है। द नर्स असेसिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन 4 एरियाज, हम उन्हीं 4 एरियाज पे फोकस करते हैं जो हमने इसके कंपोनेंट पढ़े हैं, पर्सनल आइडेंटिटी, बॉडी इमेज, सेल्फ स्टीम, रोल परफॉर्मेंस एंड रिलेशनशिप्स। बिफोर टेकिंग इंटरव्यू ऑफ द क्लाइंट यू शुड क्रिएट अ प्राइवेट एनवायरनमेंट, आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां पे आपको पता हो कि कोई भी आपके और क्लाइंट की बातें नहीं सुनेगा। मिनिमाइज इंटरप्शन इफ पॉसिबल, आपने इंटरप्शन जो है वो नहीं आने देनी ताकि इंडिविजुअल को पता चले कि उसकी कुछ वर्थ है, उसको सुना जा रहा है, लोग उसको सुनना चाहते हैं। देन थर्ड क्या है, मेंटेन अप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट, आप आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखें उसके साथ में, वो कोशिश करेगा कि वो आई कांटेक्ट को ब्रेक करे लेकिन आपने आई कांटेक्ट मेंटेन करना है ताकि आप उसको कॉन्फिडेंस दे सको। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि आपने ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जिनके जवाब हाँ या नहीं में ना हो, वो क्लाइंट को एक्सप्लोर करने का मौका दें। जैसे आप उससे पूछें कि आप जो है इस कंडीशन में अगर आप होते तो आप क्या करते, या आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, आप यहाँ पर क्यों आए, ठीक है, जिसके आंसर में वो कोई लंबी स्टेटमेंट दे सके। अवॉइड राइटिंग अ लॉट ऑफ नोट ड्यूरिंग इंटरव्यू, आप नोट्स वगैरह मत लिखें, आप सिर्फ सुनते रहिए, आप पास में कोई रिकॉर्डर लगा दें जबकि रिकॉर्ड करता रहे। अगर आप मुसलसल लिखते ही चले जाएंगे तो क्लाइंट को लगेगा कि आप सिर्फ इंटरव्यू करने के लिए जो है आप उससे सवाल पूछ रहे हैं, आपको पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके बात के अंदर। असेसिंग में पर्सनल आइडेंटिटी के लिए हम क्या करेंगे, व्हेन असेसिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट द इंफॉर्मेशन द नर्स फर्स्ट नीड इज अबाउट क्लाइंट्स पर्सनल आइडेंटिटी, दिस इन्वॉल्व्स हु द क्लाइंट बिलीव ही और शी इज। तो सबसे पहले पर्सनल आइडेंटिटी का क्या क्वेश्चन होगा कि क्लाइंट अपने बारे में क्या सोचता है, कि वो क्या है, कौन है वो, ठीक है। देन सेकंड में बॉडी इमेज आता है, इफ देयर आर इंडिकेशंस ऑफ अ बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस, कि अगर कहीं पर आपको लगता है कि बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन आ सकती है इस पेशेंट के अंदर, तो क्या करेगी नर्स, केयरफुली असेस फॉर पॉसिबल फंक्शनल और फिजिकल प्रॉब्लम, आपने केयरफुली असेस करना है
कोई भी अगर उसको फिजिकल प्रॉब्लम आ रही है जो कि उसके बॉडी इमेज को डिस्टर्ब कर रही है। देन सेल्फ स्टीम के बारे में क्या हम क्वेश्चन करेंगे, आर यू सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, हाउ डू यू फील अबाउट योर सेल्फ, आर यू अकम्प्लिशिंग वट यू वॉन्ट, कि जो आप चाहते हैं क्या वो आप उसको हासिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर तो वो सेटिस्फाइड है, अगर तो वो अच्छा फील करता है अपनी लाइफ के बारे में, अगर तो जो उसने चाहा वो उसको मिल गया, तो सेल्फ स्टीम उसकी अच्छी होगी। लेकिन जो ऑल्टर्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट वाला इंडिविजुअल है वो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर में नो रिप्लाई करेगा, वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो खुद के बारे में अच्छा फील नहीं करेगा, वो जो चाहता था वो उसको नहीं मिला होगा, अकम्प्लिश उसने नहीं किया होगा। देन रोल रिलेशनशिप में क्या आता है कि हम पूछेंगे कि क्लाइंट अपने रोल के साथ में कितना सेटिस्फाई है या वो डिससेटिस्फाई है, क्या उसको जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो काम दिए जा रहे हैं वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। देन हमारे पास डायग्नोजिंग आती है। डायग्नोजिंग में क्या है, नंदा ने जो डायग्नोस्टिक लेबल्स दिए हैं वो क्या है, बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस, वही जो हमने 4 पीछे कंपोनेंट्स पढ़े थे सेल्फ कॉन्सेप्ट के, हम उन्हीं से डायग्नोस्टिक लेबल्स बना सकते हैं। तो पहला हमारे पास में क्या आएगा, बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस आएगा, सेकंड पे सेल्फ स्टीम डिस्टर्बेंस आएगा, क्रॉनिकली लो सेल्फ स्टीम आएगी या सिचुएशनल लो सेल्फ स्टीम आएगी, या तो उसकी सेल्फ स्टीम क्रॉनिकली लो चलती आ रही काफी लंबे अरसे से, या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में उसकी लो सेल्फ स्टीम हो गई है। देन ऑल्टर्ड रोल परफॉर्मेंस, की उसकी रोल परफॉर्मेंस जो है वो भी ऑल्टर हो चुकी है। देन हम प्लानिंग क्या करेंगे ऐसे इंडिविजुअल के लिए, the nurse develop plan in collaboration with the client and support people when possible according to client's state of health, level of anxiety, support resources, coping mechanism and socio-cultural and religious affiliation। हम किसी भी इंडिविजुअल की जो भी प्लानिंग करेंगे उसके अंदर हम किस किस चीज को मद्देनजर रखेंगे कि उसकी स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है, उसका लेवल ऑफ एंजाइटी कितना है, ठीक है, उसकी सपोर्ट रिसोर्सेज कितने, मतलब कितने लोग हैं जो उसको हेल्प आउट करेंगे इस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए, उस इंडिविजुअल के खुद के कोपिंग मैकेनिज्म कैसे हैं, सोशियो कल्चरल या रिलीजियस एफिलिएशन कैसी है उसकी। एग्जांपल्स ऑफ ओवरऑल गोल्स आर, फर्स्ट वन इज डेवलप अ रियलिस्टिक एंड पॉजिटिव परसेप्शन ऑफ बॉडी अपीयरेंस एंड फंक्शन। हमने एक पॉजिटिव फीडबैक देना है उसको, जिससे क्या हो कि उसकी रियलिस्टिक और पॉजिटिव परसेप्शन बढ़े उसकी बॉडी अपीयरेंस के बारे में, वो खुद के बारे में अच्छा सोचे। देन सेकंड है इंक्रीज फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ, उसे खुद की वैल्यू के बारे में, खुद की वर्थ के बारे में पता चले। परफॉर्म न्यू रोल रिस्पॉन्सिबली एंड केपेबली, हमने ऐसे नए रोल बनाने हैं जो कि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग इंटरवेंशन, अभी ये हम किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से इंटरवेंशन चाहिए होगी इसके लिए। एक्टिव लिसनिंग हमने करनी है, वो जो भी बात कर रहे हैं इंडिविजुअल हमने उसकी बात को गौर से सुनना ताकि उससे पता चले कि उसकी बात की कोई ना कोई वैल्यू है। बॉडी इमेज इन्हांसमेंट, हमने उसकी फिजिकल सेल्फ की तारीफ करनी है ताकि उसका जो है वो क्या हो, बॉडी इमेज जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो। देन कोपिंग इन्हांसमेंट होगी, क्या हम उसके अंदर कोपिंग एबिलिटीज जो है उनको अच्छा करना चाहेंगे, हम क्या करेंगे उसे बताएंगे कि वो ऐसी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, वो कोप कर सकता है। देन डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, हम उसको डिसीजन बनाने में हेल्प आउट करेंगे। देन इमोशनल सपोर्ट हम उसको देंगे। सेल्फ अवेयरनेस इन्हांसमेंट करेंगे, हम उसे कहेंगे कि वो खुद के बारे में अच्छा सोचे, वो ये ना सोचे कि वो क्या नहीं कर सकता, वो ये सोचे कि वो क्या कर सकता है, या वो जिस पॉइंट पे खड़ा है उसके बारे में मत सोचे, वो ये देखे कि वो किस पॉइंट तक जा सकता है। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटिंग में क्या आएगा, आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ, हमने देखना है कि उनका एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, मतलब हम उनको पॉजिटिव फीडबैक दें तो वो खुद को केपेबल समझते हैं, हम उनकी जो है वो प्रेज करें, तारीफ करें तो वो खुद को केपेबल समझते हैं, ठीक है, हम उनको जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करें, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, तो वो खुद को इस काबिल समझेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ क्या है। नर्सेज कैन एम्प्लॉय द फॉलोइंग स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज टू हेल्प क्लाइंट आइडेंटिफाई पर्सनल स्ट्रेंथ्स। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेस पॉजिटिव थिंकिंग रेदर देन सेल्फ निगेशन, कि खुद का इनकार करने के बजाय उनको हमने पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेकर आना है। नोटिस एंड वर्बली रीइंफोर्स क्लाइंट स्ट्रेंथ, हमने उसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको नोटिस करना है और वर्बली उनको बार बार बताना है कि अगर पिछली कोई सिचुएशन ऐसी आई थी लाइफ में कि जिसको आपने बहुत अच्छे से कोप कर लिया तो आप इसमें भी कर लेंगे। इनकरेज द सेटिंग्स ऑफ अटेनेबल गोल्स, हमने ऐसे गोल सेट करने हैं उसके लिए जो अटेनेबल हों, ठीक है, और हमने क्या करना है, हमने उसको कहना है कि ये बहुत छोटे छोटे टास्क है, आपके सामने तो कुछ भी नहीं है, आप तो इनको बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। देन एक्नॉलेज गोल दैट हैव बीन अटेन्ड, हमने एक्नॉलेज करना है उन सब गोल्स को जो उसने अचीव कर लिए हुए हैं। हम बार बार उसके सामने उसकी सक्सेस को लेकर आएंगे तो वो भी सक्सेस के बारे में सोचेगा, अगर हम बार बार उसके सामने उसके फेलियर्स को लेकर आते गए तो वो भी फेलियर के बारे में सोचेगा। इंसानी दिमाग का ये खासा है कि आप उसके सामने जिस चीज को लेकर आओगे वो उस चीज के बारे में सोचना शुरू कर देगा। आप एक सक्सेस दोगे वो आगे और पीछे वही 10 सक्सेस उठा कर लाएगा, ठीक है, आप एक फेलियर लाओगे तो वो 10 फेलियर इकट्ठे कर देगा वहां पे।
मेंटेनिंग अ सेंस ऑफ सेल्फ, रिस्पेक्ट क्लाइंट्स प्राइवेसी एंड सेंसिटिविटीज। आपने क्लाइंट की प्राइवेसी और उसकी सेंसिटिव जो उसकी थॉट्स हैं, आपने उनकी जो है वो रिस्पेक्ट करनी है। क्यों? ताकि उसे पता चले कि उसकी खुद की एक वर्थ है, उसको लोग उसकी बात को सुनते हैं, उसके लिए केयर करते हैं। देन क्या है, प्रोवाइड अ सिंपल एक्सप्लेनेशन बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोसीजर। कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले आपने उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है क्लाइंट को, ताकि उसे पता चले कि उसको बताया जा रहा है कि उसको क्या क्या कर रहे हैं, ताकि उसको फील हो कि हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर देते हैं उसको। देन लिसन अटेंटिवली टू द क्लाइंट्स कंसर्न, क्लाइंट की बात को हमने अटेंटिवली सुनना है। इससे क्या होगा, उसकी सेल्फ स्टीम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। इनहांसिंग सेल्फ स्टीम में क्या आएगा, इनकरेज क्लाइंट टू पार्टिसिपेट इन प्लानिंग देयर ओन केयर। हम उनको जब ऑटोनॉमी दे रहे हैं, हम उनको जो है राइट दे रहे हैं कि वो खुद की केयर प्लान के बारे में खुद से पार्टिसिपेट करें, तो क्या होगा, उनकी सेल्फ स्टीम इनहांस होगी। लिसन केयरफुल टू देयर कंसर्न, हमें उनकी कंसर्न्स को बहुत ध्यान से सुनना है। असिस्ट क्लाइंट टू आइडेंटिफाई एंड यूज देयर ओन स्ट्रेंथ, उनको हमने असिस्ट करना है कि वो खुद की स्ट्रेंथ के बारे में उनको आइडेंटिफाई करें और उनको यूज करें अपने कोपिंग मैकेनिज्म्स के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास में क्या आता है, इवेल्युएटिंग। द गोल डिस्कस्ड इन द प्लानिंग फेज आर इवेल्युएटेड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक डिजायर्ड आउटकम्स, कि जो भी हमने प्लानिंग फेज के अंदर गोल सेट किए थे, उनके डिजायर्ड आउटकम्स भी हमने सेट किए थे। अब हमने उन आउटकम्स को इवेल्युएट करना है कि हम कितने अचीव कर पाए हैं और कितने अचीव नहीं कर पाए हैं, और अगर अचीव नहीं कर पाए हैं तो किस वजह से नहीं कर पाए हैं। हैव ओल्ड सिचुएशन रिअकर्ड, कि जो सिचुएशन पहले थी वो दोबारा से हुई है या नहीं हुई है। ट्रिगरिंग फीलिंग्स और बिहेवियर्स एसोसिएटेड विद लो सेल्फ स्टीम, कि क्या कोई ऐसा बिहेवियर दोबारा देखने में मिला है जो कि लो सेल्फ स्टीम को शो करता हो। देन सेकंड पे क्या है, हैव न्यू स्ट्रेसफुल सिचुएशन अकर्ड विद विच द क्लाइंट फील अनएबल टू कोप, क्या कोई ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन आई है जिसमें क्लाइंट अभी भी कह रहा हो कि मैं इनको कोप नहीं कर सकता हूँ। रिजल्टिंग इन कंटिन्यूइंग लो सेल्फ स्टीम, जिसकी वजह से अभी भी लो सेल्फ स्टीम चल रही है। आर न्यू और एडिशनल रोल कॉजिंग इंक्रीज स्ट्रेस इन अडेप्टिंग, कि क्या ऐसा तो नहीं है कि हमने रोल उसके इतने इंक्रीज कर दिए हुए हैं जो कि उसको अडेप्ट करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आर सिग्निफिकेंट अदर सपोर्टिंग द क्लाइंट एडिक्वेटली इन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव सेल्फ स्टीम, क्या उसके जो सिग्निफिकेंट अदर्स हैं, जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, उसके पीयर्स हैं, क्या वो उसको हेल्प आउट कर रहे हैं उन उसकी सेल्फ स्टीम को प्रूव करने में या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन से हम इवैल्यूएट करेंगे, इनसे हमें पता चलेगा कि हमारी क्लाइंट जो है वो किस लेवल तक जो है वो उसकी सेल्फ स्टीम इन्हांस हुई है या अभी भी वो कम पे जा रही है। तो हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेप करना चाहिए, क्या हमें नर्सिंग प्लान को चेंज करना चाहिए या इसी में कुछ इंप्रूवमेंट लाने चाहिए। ठीक है, तो लीजिए बच्चों, हमारा आज का लेक्चर भी खत्म होता, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए यकीनन हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो आप लोग इनको जरूर लाइक दे के जाया करो। आप लोगों की छोटे सा लाइक से बहुत खुशी मिलती है। आप लोगों को पता है कि एग्जाम्स करीब आ चुके हैं, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं लेक्चर्स को लेके। तो अगर आप लोगों को कंपाइल्ड फॉर्म में मिल रहे हैं तो आप लोग दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसा मत सोचें कि हम खुद कर लेंगे, हमारे खुद के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, दूसरों को नहीं देंगे, छुपा कर रखेंगे। तो छुपा कर रखने से ना तो आपके मार्क्स ज्यादा होंगे ना उनके मार्क्स कम होंगे। तो उनके साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर बहुत जल्दी ही होगा। प्रीवियस कुछ डेज में मैं बहुत ज्यादा बिजी थी, इसलिए मैं लेक्चर नहीं बना सकी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप कंटिन्यूसली लेक्चर्स आते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों।